चलिए आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति का, जो 1789 में क्रांति हुई है। उसमें नेपोलियन का रोल बेसिकली क्या है, उसके उदय के कारण देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, है ना। और नेपोलियन द्वारा लाई गई जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, ये क्या थी, और इसका पतन यानी कि डाउनफॉल देखेंगे। तो ये जो सब टॉपिक है, जैसे बैकग्राउंड से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होना है। नेपोलियन के कार्य हो, या महाद्वीपीय व्यवस्था हो, या पतन हो, इन सभी में से आपको क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स का मतलब, विशु जी थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, जल्दी से बाकी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि यूपीएससी के जो ऑप्शनल पेपर में सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो 5 to 8 तक जो है, यानी 5, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी जो है, ये इट्स अ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 5 में ए, बी, सी, डी एंड ई, ये सब मैंडेटरी है। ये सिर्फ मैं मोहित के लिए बता रहा हूं, बाकी लोग भी जान लीजिए, बहुत लोगों को पता होगा, है ना। अब इसके वर्ड्स जो है, वर्ड लिमिट है 150, और ये पांचों कंपलसरी है। देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड ऑल आर कंपलसरी। आप किसी एक को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, 10 मार्कर का है ये 10 मार्कर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब गुलाबशाल जी, बाकी लोग जरा सा कमेंट करके बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 7 ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 8 ए, बी, सी। अब इन तीन में से ये तो फिफ्थ नंबर, जिसमें 5 क्वेश्चन है, वो ऑल आर मैंडेटरी। 6, 7, 8 में से आइदर आप 2 चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1। यानी इन तीन में से किसी एक का आप चुनाव कर सकते हैं, या 2 का चुनाव कर सकते हैं। मिनिमम में 1, मैक्सिमम में 2 क्वेश्चंस। ओके, ये बात समझ में आई मोहित कुमार? मोहित कुमार, हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा थोड़ा सा। अब कई लोगों को ये लगता है कि हम यार ये क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन आ रहा है, और 7 में बी है तो हम बी कर लेंगे। नहीं, अगर आपने 6 का चुनाव किया तो तीनों कंपलसरी हो जाएंगे। 7 का चुनाव किया तो तीनों, आप इसमें से छांट नहीं सकते, फिर आपको तीनों करने होंगे, कोई भी। चाहे आप 6 उठाइए तो एबीसी पूरा करना होगा। आइदर आपने 7 का चुनाव किया तो एबीसी, या फिर आपने 8 का चुनाव किया तो एबीसी। तीनों के तीनों कंपलसरी होंगे। और इसका क्वेश्चन उसमें लिख दीजिएगा, उसका क्वेश्चन, ऐसे आपने पिक एंड चूज कर लिया मामला, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है सभी को? चलिए अब बात कर लेते हैं। ये सभी को क्लियर है? अब गुलाबशाल जी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप थोड़े से आ, आपका रिवीजन भी हो चुका है पहले कई बार, है ना। जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ जो वर्ड लिमिट है, इसके क्या क्या होते हैं। ऐसे तो वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन मार्किंग के हिसाब से हम वर्ड लिमिट को तय कर लेते हैं। विदाउट वर्ड लिमिट आप कितना भी लिखिए, वो एप्लीकेबल नहीं होगा ना। तो वर्ड लिमिट क्या है, पहले मुझे ये बताइए। जैसे कि ये तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसमें ABCD जो है, ये सभी ऑल आर 150 वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करें, तो आप मार्किंग देखिएगा, जल्दी से बताइए। ABC में क्वेश्चन नंबर ए जो होगा, वो 150 वर्ड का है। सेकंड जो है, वो 225 का है। एंड ये जो है लास्ट, आपका 300 का है। क्या ऐसा ही है गुलाबशाल जी? मार्किंग के हिसाब से मार्किंग क्यों है? ये 10 मार्कर है, ये 15 मार्कर है, और ये 20 मार्कर है। तो टोटल जो आपका बन के आया, विच इज 20, 30, 15 मार्कर। आई थिंक ये 15 मार्कर का होता है ना। जल्दी से बताइए, मैं भूल रहा हूं। गुलाबशाल जी, 15, 15 एंड 20, यही है।
तो 225 वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका 50 मार्कर हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? तो आपको 3 तरह के क्वेश्चन लिखने होंगे, मतलब 150 वर्ड्स, 225 एंड 300। मैक्सिमम 300 है और मिनिमम 150 है। तो क्वेश्चन का सारा खेला यहीं पे हो जाता है। ये समझ में आ गया? तो अब आप लोगों को इसके शॉर्ट नोट्स को भी बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं, बाकी लोग कहाँ छुट्टी मना रहे हैं? अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो मिस नेपोलियन, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अच्छा, आप लोगों का कमेंट नहीं आया कि कितने लोग ने इसको किया है? आरती जी एंड विशु, मोहित कुमार, जल्दी बताइए, पढ़ के आए हैं, रीडिंग लेके आए हैं? अगर रीडिंग लेके नहीं आए हैं तो फिर पीवाईक्यू देखा है, ठीक है, पीवाईक्यू देखा है, पीवाईक्यू देखना नहीं था, उसे रट लेना था। आरती जी कमेंट कीजिए, यस और नो जवाब दीजिए। और पीवाईक्यूज, व्हाट अबाउट द पीवाईक्यूज? वो भी कर लिया, ठीक है, चलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा था जैसे कि 1789 की जो क्रांति है उसके ये 4 चरणों में हम इसको देख सकते हैं। तो लास्ट जो हमारा फोर्थ जो स्टेप था, स्टेज था, जो नॉट स्टेप, स्टेज। सो व्हाट अबाउट द, ये जो चौथा जो चरण है ये नेपोलियन का है। नेपोलियन इसी क्रांति से उत्पन्न हुआ है। और चूंकि इस फ्रांसीसी क्रांति को दबाने के लिए कल ही हमने देखा था पड़ोसी राज्य अटैक कर रहे हैं, तो किसी ना किसी को, और राजतंत्र अब अस्तित्व में नहीं है, तो किसी ना किसी को तो कमान संभालनी पड़ेगी, है ना? तो फ्रांस की जो बैकग्राउंड में ये है कि नेपोलियन, फ्रांस का की जो शासन संरचना थी वो उग्र गणतंत्र से उदार गणतंत्र की तरफ, हमने ये 3 स्टेज देख रखा था। ठीक है, तो नेपोलियन क्यों, उसका उदय क्यों हो गया? क्योंकि पुरातन व्यवस्था पे चोट हो गई थी, करके उसको डिमोलिश कर दिया गया, और जो उसका जो कुलीन तंत्र पर जो प्रिविलेज क्लास है, ठीक है, उनके उनके प्रिविलेजेस को समाप्त कर दिया गया। जैसे कि इसमें जो चर्च है, कल ही हमने देखा था, चर्च है या फिर जो सामंत वगैरह जो हैं, लॉर्ड्स हैं, फ्यूडल्स जो हैं, उनकी बात थी। डायरेक्टरी शासन, जो एक काउंसिल बैठी 5 लोगों की, जो मध्य वर्ग से ही आ रहे थे, उनकी शासन व्यवस्था में बहुत ही अव्यवस्था का एक दौर देखने को मिलता है, कियोस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसी बीच में सत्ता प्राप्ति की पृष्ठभूमि क्या बनती है? मुख्य सेनापति के रूप में नेपोलियन सामने आता है, और ये ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है। ऑस्ट्रिया इसका फ्रांस का नेबर कंट्री है, उसको हरा देता है, मिस्र का अभियान करता है। ठीक है, और इससे उसे मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ ये जो कियोस, ये जो डायरेक्टरी है, जो शासन की अव्यवस्था है, इसका भी पता चलता है। तो चूंकि ये एक जनजात सैनिक है, तो इसके पास एक एक अपॉर्चुनिटी क्या होती है, आती है कि भाई चलो अब हम इसको टेक ओवर कर ले, जैसे कहते हैं ना मिलिट्री कू। तो इन्होंने टेक ओवर कर लिया, शासन की सत्ता की बागडोर जो है वो अपने हाथों में ले ली। ठीक है, नेपोलियन के कार्यों की अगर हम बात करें, तो शासन को संभालने के बाद इसने संविधान का निर्माण करवाया, प्रशासनिक सुधार किया, आर्थिक सुधार किया। इसको हम डिटेल में देखेंगे भी, है ना? बस आपके दिमाग में ये नेपोलियन का मतलब ये पेज आपके दिमाग में छप जाना चाहिए।
शिक्षा संबंधी सुधार है, धार्मिक क्षेत्र में भी सुधार किया, कानून निर्माण विधि सुधार किया, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जा रहा है। सम्राट के रूप में नेपोलियन की बात करें तो सारी चीजें इसने बहुत सारे काम सुधार किया। एक व्यवस्था भी लेके आया, महाद्वीपीय व्यवस्था। तो देखो महाद्वीपीय व्यवस्था अभी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग के लिए यूके, ये ब्रिटेन है और ये फ्रांस है, ठीक है, आपस में बनती नहीं है, ऐसे समझो, ठीक है। तो इसको इसकी घेराबंदी करने के लिए ये महाद्वीपीय व्यवस्था लेके आया कि कोई भी अब यूके के साथ ट्रेड नहीं करेगा, घेर लो उसको, नेवल शिप से घेर लिया जाए, नाकेबंदी कर दो, यही है महाद्वीपीय व्यवस्था एक लाइन में। अब इस व्यवस्था, हालांकि ये व्यवस्था बहुत हद तक कायम नहीं रह पाई क्योंकि ट्रेड खुद ही करने लगा। ठीक है, चलिए। तो पतन का कारण क्या है? स्पेन के साथ इसका संघर्ष जो है, जो एक फोड़े की तरह है, यानी उसमें उलझा तो उलझा ही रह गया बेचारा। और इसकी तुलना हम औरंगजेब से भी करते हैं, हालांकि यहाँ पे आपको औरंगजेब नहीं दिखाना। जब हम औरंगजेब मध्यकाल में औरंगजेब की बात करेंगे, जैसे औरंगजेब का जो अभियान है, दक्षिण का जो अभियान है, इस दक्षिण के अभियान में जब हम देखते हैं, पाते हैं कि वो फंसा रह गया 25 वर्षों तक, उत्तर भारत की ओर वो देख ही नहीं पाया, और लास्ट में उसकी मृत्यु भी दक्षिण भारत में ही हो गई, औरंगजेब की। जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट। जी, तो हमने देखा जिस तरह से औरंगजेब जो है दक्षिण का नासूर, औरंगजेब की समाप्ति का कारण बना, उसी तरह से स्पेन के साथ संघर्ष में ये नेपोलियन ऐसा फंसा कि अब वो फंसता चला गया, और वही उसके पतन का कारण भी बन रहा है। और इसके अलावा मॉस्को का अभियान करता है। मॉस्को में फ्रांसीसी सेना घुसती है रशिया में, और रशियन सेना जो है पीछे हटती जाती है। मिड सेंटर तक उसको रूसी सेना का ये एक टैक्टिस था कि भाई जहां पीछे हटते जाओ और अपनी रसद लाइन को काटते जाओ, ताकि इनको कुछ भी सप्लाई ना मिले, और अंदर तक इसको ले आओ, फंसा, इसको पूरा कैप्चर कर लो, उसको फंसा के रखो, और जैसे ठंड पड़ेगी सेना अपने आप मरने लगेगी। और वही हुआ भी। तो ये इसके पतन का कारण बनता है। ये सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेपोलियन के बारे में। तो सबसे पहले नेपोलियन, ये तो आपको मैंने एक रफली आइडिया दिया कि नेपोलियन की पूरी कहानी बता दी। अब थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में जानते हैं। तो नेपोलियन जब आता है, क्रांति के दौरान ही उत्पन्न हुआ है। क्रांति का जो पीरियड है, ठीक है, रिवॉल्यूशन के उस पीरियड में ही ये राइज करता है, और इसने कुलीनता पर चोट की और योग्यता पर बल दिया, यानी कि जिसके हाथ में तलवार है वो योग्य है, और योग्य है तो वही शासन करेगा। सैनिक कमांडर था, सेनापति बनने का मौका मिला। तो क्रांति ने जो अव्यवस्था पैदा की थी, राजनीतिक जो इंस्टेबिलिटी थी, उससे सभी वर्ग असंतुष्ट थे, और इसी यही वजह थी कि नेपोलियन ने कहा कि यार ये अच्छा मौका है, इसको ग्रैब करते हैं। नेपोलियन ने को शासन में आने का मौका मिल गया, ठीक है, इसने शासन सत्ता जो है अपने हाथों में टेक ओवर कर ली, ठीक है। नेपोलियन के अब इसके लिए जो सर्कमस्टेंसेस है उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रांस में जो संवैधानिक राजतंत्र है, ऑब्वियस है कि ये समाप्त किया जा चुका है। उसके बाद उग्र गणतंत्र की स्थापना हुई। उग्र गणतंत्र के दौरान क्या हुआ? यूरोपीय
यूरोप में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, नेबर जो कंट्रीज हैं वो फ्रांस पे अटैक करने लगे। ठीक है, फ्रांस से भागे हुए जो भी पादरी कुलीन थे वही क्रांति के विरुद्ध वातावरण को पूरा तैयार कर रहे थे। ठीक है, कि चलो अन्य जो अदर स्टेट हैं, ये फ्रांस है, फ्रांस के जो अदर जो कंट्रीज हैं उन सब में ये लोग भाग के चले गए और कहने लगे कि भाई अगला नंबर आपका होगा। ये क्रांति की हवा वहां तक पहुंच गई। तो जरूरी है कि सबसे पहले काम किया कि क्रांति को रोका जाए। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए, है ना। तो फ्रांस के राजतंत्र की सुरक्षा और परंपरागत संरचना को बनाए रखने के लिए यूरोप के राजतंत्र एकजुट हुए, यानी सबके हर देश का राजा को लगा कि भाई सब फ्रांस की क्रांति को कुचलना जरूरी है, नहीं तो ये आग हमारे घर तक आएगी। ठीक है, तो क्रांतियों का इन्होंने क्रांति विरोधियों को संरक्षण दिया और इसी का नेतृत्व कर रहा था ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो फ्रांस की व्यवस्थापिका सभा, व्यवस्थापिका जो लॉ मेकिंग है ना, ऑस्ट्रिया, इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ऑब्वियस है कि आप मेरे दुश्मन को क्या दे रहे हो, शेल्टर दे रहे हो, है ना। किंतु ऑस्ट्रिया और प्रुसिया भी कि सम्मिलित सेनाओं ने फ्रांस की सेना को कर दिया पराजित। दोनों ने लड़के निपटा दिया, फ्रांस को हरा दिया। अब इस पराजय से क्या हुआ, जो शासक था उसको माना गया कि भाई ये है, इसके लिए अकाउंटेबल है, उसको युद्ध अपराधी घोषित किया गया और देशद्रोह के आरोप में उसको मृत्युदंड दे दिया गया। फ्रांस से राजतंत्र की समाप्ति हो गई और अब दौर आया उग्र गणतंत्र का दौर आया, यानी राजतंत्र समाप्त और गणतंत्र प्रारंभ हो गया। उग्र गणतंत्र के दौर में क्या होगा, फ्रांस में वामपंथी जो समूह है जैकोबिन, इसने आतंक का राज, जो टेरर स्टेट का जो ये है स्टैब्लिश किया। जिसको शक है मार दो, जिसको शक है काट दो, जिसको जिस पे शक हुआ उसको सूली पे लटका दो। पर ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। ठीक है, तो आतंक के राज्य के विरुद्ध जन प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, और धर्मोदौरियन प्रतिक्रिया, यानी जुलाई के महीने में ये जो एक एजिटेशन उसको कहा जाता है, इसी के साथ राज्य के आतंक की समाप्ति हुई और उनको हटाकर रिप्लेस किया गया उदार गणतंत्र आया। यानी पहले राजतंत्र आया, राजतंत्र जो था इसको समाप्त कर दिया गया, इसके बाद आया उग्र गणतंत्र और उग्र के बाद आया उदार गणतंत्र गणतंत्र। ठीक है, और इसके बाद तो सीधा नेपोलियन ही बैठेगा। क्लियर? चलिए, तो फ्रांस में जब उदार गणतंत्र आएगा तो आपको मैंने बताया ना कि ये डायरेक्टरी जो है 5 लोगों की डायरेक्टरी जो है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए और इन्हीं को कहा गया कि बारी बारी से 3-3 महीने के लिए ये शासन के प्रमुख बनते थे। ठीक है, तो हर सभी को 3 महीने के लिए बनना है, तो जितना माल अंदर कर सके कर ले, तो ये बन गए स्वार्थी, यानी भ्रष्टाचार जम के होने लगा, अव्यवस्था और जन कठिनाई इससे बढ़ गई। तो डायरेक्टरी के शासन के बारे में कहा गया कि फ्रांस में न्याय और वित्त व्यवस्था सब रुक गई है, वित्त जो है व्यवस्था सब रुक गई है। जो घड़ी देर से ही सही पहले चलती थी, अब वह उसमें टूट फूट हो गई है। यानी इससे अच्छा तो यार ये जो अभी वर्तमान में जो उदार गणतंत्र की जो व्यवस्था है, इससे पहले तो वही अच्छी थी। मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट जो आई, मोदी गवर्नमेंट अगर भ्रष्टाचार करने लगे तो आप क्या कहोगे, यार इससे अच्छा तो कांग्रेस थी। या कांग्रेस भ्रष्टाचार करने लगी तो आप कहोगे कि यानी पीछे का शासन को आप कंपेयर करोगे कि यार 2025 और फोर्थ हुआ वो ज्यादा अच्छा था, 25 तो बेकार चल रहा है ना, कंपैरिजन होगा। ऐसी ही स्थिति में अब नेपोलियन जो है फ्रांस की नियति बन गया। नियति का मतलब अब भाई कोई तो टेक ओवर करे, भाग्य विधाता। तो इस कियोस्क की स्थिति का लाभ उठाया नेपोलियन ने। देखा कि हर जगह अव्यवस्था फैली पड़ी हुई है, जनता को चाहिए। जैसे हर बार क्या होता है, देखिए आपको मजेदार चीज बताता हूँ, थोड़ा सा लीक से हटके, बट इससे आप अच्छी समझ विकसित कर पाएंगे। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। आप गौर कीजिएगा, जब भी वहां मिलिट्री कू होता है तो जनता किसका साथ देती है, मिलिट्री कू का साथ देती है। यानी राष्ट्र वहां पे जो सैनिक शासन जो विद्रोह करते हैं, सत्ता अपने हाथ में लेते हैं, तो हर बार जनता उसके सपोर्ट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी अभी तक
उनके जो एस्टैब्लिशमेंट है, शासन सत्ता में आए हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त ही रहे। हालांकि इसके और भी रीजंस हैं, ठीक है, लेकिन ये मेजर रीजंस है कि भ्रष्टाचार जम के होता है। तो आप कहोगे क्या मिलिट्री में नहीं होता? नहीं, बेसिक जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। मिलिट्री तो सबसे बड़े वहां भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो एक कंटोनमेंट एरिया तक सीमित है। बाकी जो रोजमर्रा के जो नाली की सफाई करनी हो, सड़क की मरम्मत हो, जो बेसिक एमिनिटीज है उस पे काम होता है। तो लोगों को लगता है यही शासन है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए लोग वहां पे सैनिक शासक को बहुत आदर से देखते हैं। वो उनकी प्राइड की बात करता है ना। चलिए, स्पॉन्टेनियस होता है। चलिए, क्लियर है। अब आते हैं नेपोलियन का उदय। तो नेपोलियन क्रांति ने क्या किया है, इसी तरह से पुरातन व्यवस्था पे चोट की और विशेषाधिकार पर जो आधारित शासन को समाप्त किया, यानी उदार जो गणतंत्र है उसको समाप्त कर दिया। ठीक है। तो लेकिन क्योंकि 1798 तक तो ये शासन व्यवस्था उदार वाली चलती ही रही, लेकिन जनकठिनाई में कोई कमी नहीं आई, ठीक है ना, वो बढ़ती ही रही। तो जनता चाह रही थी कि एक ऐसा कोई नायक या नेता मिल जाए उसे, जो स्टेबिलिटी दे, स्थिरता, स्थायित्व और सम्मान प्रदान करे। नेपोलियन में अब सबको अपना हीरो नजर आने लगा। ठीक है। तो क्रांति ने क्या किया था, जो वंशानुगत कुलीन तंत्र पे चोट किया कि भाई, कुलीन तंत्र का मतलब कि कोई योग्य नहीं भी है उनको सेनापति बना दिया जाए या उसको बड़े पद पे बैठा दिया जाए। ठीक है। तो जो सैनिक प्रशासनिक नियुक्तियों में विशेषाधिकार को समाप्त करके योग्यता पे बल दिया गया। क्रांति ने ये कर दिया था और इसी की वजह से नेपोलियन सेनापति बन पाया, क्योंकि योग्य था। ठीक है। तो ये इसीलिए बार बार कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने नेपोलियन का को जन्म दिया, बिल्कुल दिया। क्लियर। तो योग्यता के आधार पर उसको आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो इन्हीं परिस्थितियों में नेपोलियन को एक सैनिक से सेनापति बनने का अवसर मिल गया, सैनिक से सेनापति, और वह सत्ता प्राप्त कर पाया। इसलिए क्रांति का शिशु, शिशु मतलब उसी से उत्पन्न, इसको देखा जाता है। तो जो जो डायरेक्टरी, 5 लोगों की जो डायरेक्टरी थी, शासन में फैली अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, करप्शन जो है, इससे बहुत जनता त्रस्त हो चुकी है। करे तो क्या करे। समाज का प्रत्येक वर्ग इसी शासन से असंतुष्ट है। यार इतना भ्रष्टाचार। मध्य वर्ग चाहता है स्टेबिलिटी। फ्रांस से जो भागे हुए पादरी और कुलीन वर्ग थे, वो सम्मान चाहते थे कि भैया हमें वो सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है। तो फ्रांस की पराजय चाहते थे। तो और सैनिक क्या चाह रहे हैं? सैनिक चाह रहे हैं कि भाई विजय और विस्तार की इच्छा रख रहे हैं। सबकी अलग अलग डिमांड है, और उस डिमांड को आपको एक ही, सब लोग देख रहे हैं एक ही तरफ कि भाई ये है हमारा मसीहा, ये हमारा जो दुखों का अंत करने वाला। ठीक है। इसलिए फ्रांस को एक नायक चाहिए था। और उस समय, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस, गांधी जी इतने बड़े लीडर कैसे बन गए, अगर आज के डेट में गांधी जी आए तो क्या होगा, शायद मोहित भी ही मानने से इनकार कर दे। जरूरत नहीं है ना। आज अगर आपसे मैं कहूं कि, सपोज मैं ये कहूं कि भाई पाकिस्तान के साथ शांति होनी चाहिए, तो आप सबसे पहले कहोगे आप सर, आप देश के गद्दार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप गलत हो, ब्ला ब्ला ब्ला। क्यों? सेंटिमेंट्स जो हैं जनता के, आपको धारा के दिशा में बहना होगा, अगेंस्ट जाइएगा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। चलिए, तो फ्रांस की जनता शांति और सम्मान चाह रही है, कमजोर वर्ग सहायता चाह रहे हैं, सबकी अलग अलग क्लास की रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। तो नेपोलियन इसी वर्गों की इच्छाओं की पूर्ति करता दिखाई दे रहा था, इसलिए फ्रांस का नायक बना। इसलिए क्रांति का शिशु भी कहा गया है इसको। ठीक है। तो क्रांति जनहित जो परिस्थितियों ने उसे सत्ता प्राप्त करने का और एक अपॉर्चुनिस्ट अपॉर्चुनिटी दिया। ठीक है। चलिए, अब आते हैं शासक बनने की अनुकूल परिस्थितियां क्या थी। तो
नेपोलियन जब सामान्य जीवन स्टार्ट करता है, अपना सैनिक से आरंभ करता है, एक छोटा सा एक अदना सा सिपाही हुआ करता था, ठीक है। क्रांति के दौरान डायरेक्टरी के शासन में वह इटली जाने वाली सेना का नेतृत्व, उसको चार्ज मिलता है कि जाओ इटली को जीतो, ठीक है। और इसी क्रम में वो पिडमोंट की सेना को पराजित करके उस क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है। युद्ध के खर्चा वहां के संसाधनों से उसने पूरा कर लिया, यानी एक्स्ट्रा पैसा भी इसने फ्रांस से लिया नहीं। फ्रांस में जो कला प्रेमी लोगों के लिए उसने इटली से जो पेंटिंग वगैरह जो थी वो कलाकृति फ्रांस लेके आया। ऑस्ट्रिया को पराजित करके उसके राइन नदी के आसपास के क्षेत्रों पे, यानी ऑस्ट्रिया का जो राइन नदी का जो आसपास का एरिया था उस पर कंट्रोल कर लिया। तो भाई अगर हम, हमारी सेना पाकिस्तान में, या हम प्राउड क्यों करते हैं भाई, हमने घुस के मारा, बहुत तगड़ा मारा, तो शक्ति में और लोहा मनवा दिया, हाँ, तो प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, धन बल दोनों से युक्त था। लेकिन अभी उसने फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में टेक ओवर नहीं की, क्योंकि नाशपाती अभी पकी नहीं है। यानी पकी हुई नहीं का मतलब क्या है, फ्रांस की जनता डायरेक्टरी के डायरेक्टरी के जो शासन से उत्पन्न अव्यवस्था से पूर्णतः असंतुष्ट नहीं थी। कहा कि पहले पकने दो, फल को पकने दो, यानी कि अभी और असंतुष्टि जनता के अंदर, मतलब अब एक वक्त आएगा, जैसे मोहित कुमार के अंदर एक वक्त ऐसा आएगा, सबके लाइफ में आता है कि अब और नहीं यार, अब कुछ करना चाहिए, एक अंदर की आग है ना, वो फील, जैसे वो फील आएगा तभी बात बनेगी। तो जब सब लोग, अगर नेपोलियन चाहता सत्ता को टेक ओवर करता, तो हो सकता है कि जनता फिर से विद्रोह कर बैठे, हो सकता था, चांसेस है। तो वो चाह रहा था कि जनता ही खुद से डिमांड कर दे कि भैया तुम आओ और ग्रहण करो, सत्ता तुम ही लो, तुम ही चलाओ शासन को। और ऐसे में फिर विद्रोह की संभावना नहीं रहेगी, कोई उसके विरोध में खड़ा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, जितना स्मूथली समझिएगा आंसर राइटिंग में उतनी कम दिक्कतें आएंगी, ठीक है। चलिए, कमेंट करते चलिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसी क्रम में वो क्या देखते हैं, देखने को मिलता है, एक सेकंड में जरा चैट बॉक्स को छोटा कर दूं तो शायद बात बन जाए। नहीं, छोटा नहीं होगा ये, चलिए इतना ही रहने वाला है, ठीक है, कोई नहीं। तो इसी क्रम में हम क्या देखते हैं, 1798 में मिस्र का एक अभियान नेपोलियन करता है, मिस्र का अभियान, ठीक है। और मिस्र की राजधानी थी कायरो, काहिरा, इंग्लिश में कायरो, उस पर अधिकार किया। तो नेपोलियन को कि ज्ञान की शाखा का जन्मदाता बन गया। यानी भाई किसी भी आप दूसरे देश में जाइएगा, कंट्री में, और जो ज्ञान से भरा पड़ा है, तो एक नई एक उसकी ब्रांच मिल गई उसको, नॉलेज का, ठीक है। तो उसके अभियान से मिस्र की सभ्यता पर प्रकाश पड़ा कि भाई वो तो बहुत पुरानी सभ्यता रही है। तो इस अभियान को, इसी समय वो अपने अभियान को स्थगित करके, सस्पेंड करके फ्रांस लौटा। ऑस्ट्रिया द्वारा फ्रांस से के जीते हुए क्षेत्र पर पुनः इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब इसके जो नेबर कंट्री था ऑस्ट्रिया, उसने क्या किया था, फ्रांस के बहुत सारे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था। तो नेपोलियन वापस आता है और फिर से रिकैप्चर करता है। और फ्रांस की जो जनता है डायरेक्टरी के शासन से में अपमानित महसूस कर रही थी। तो जैसे नेपोलियन वापस आता है तो सबको लगता है कि अरे हमारा मसीहा आ गया, उन्हें साउथ इंडियन फिल्म का हीरो, हमारा मसीहा आ गया काइंड ऑफ। तो इस समय फ्रांस को, नेपोलियन को फ्रांस का दुखद हालात पर अपना सुखद भविष्य नजर आ रहा था। यानी नाशपाती अब पक गई है, अब हम टेक ओवर करते हैं तो कोई हमारे अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो उसने खुद ही कहा था कि यदि मैं कुछ समय पहले आता तो बहुत जल्दी हो जाती, यदि मैं कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती, मैं ठीक समय पे आया हूं, यानी नाशपाती अब पक चुकी है, हर कोई मेरा ही वेट कर रहा है। बात समझ में आई? अब नेपोलियन सत्ता को संभालता है, टेक ओवर करता है, और
सबसे पहला इसका काम क्या था, कुछ रिफॉर्म्स वगैरह कुछ है जो है काम और रिफॉर्म्स है। वो क्या क्या है? नेपोलियन ने फ्रांस में स्थायित्व लाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया, जो क्रांति काल में ही, ये चौथा संविधान था इसका जो नेपोलियन लेके आता है। तो आपको तो ये पता ही है कि जैसे 1793 में ही का जो काल है उदार उग्र वाले में ही संविधान तो बन चुका था, तो ऐसे ही संविधान का ये चौथावां संविधान है। ठीक है, चौथा क्यों? पहला पुरातन वाला जो राजा का था, दूसरा तो वहां तो कोई संविधान ही नहीं था, बस ये शासक के अपनी मनमर्जी से चल रहा था। दूसरा उग्र का, गणतंत्र का। तीसरा जो है उदार गणतंत्र का। चौथा ये संविधान। तो नीचे से ऊपर और ऊपर, नीचे से विश्वास और ऊपर से शासन की नीति के तहत इसने नया संविधान तैयार किया, जिसमें 30 ईयर्स के जो भी लोग थे उनको वोटिंग राइट्स मिल गया। एग्जीक्यूटिव में जो 3 सदस्यीय जो काउंसिल है, कार्यपालिका जो शक्ति थी, कार्यपालिका मतलब सरकार कौन चलाएगा, तो 3 लोगों को अपॉइंट किया गया। एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 3 लोग अपॉइंट हुए, कहा कि शासन तुमको चलाना है। और जिसमें प्रथम काउंसिल नेपोलियन बन गया। 2 सदस्यों की स्थिति सलाहकारी थी, यानी कि एडवाइजरी थी। यानी इस तरह राज्य की समस्त शक्ति जो है प्रथम काउंसिल नेपोलियन के हाथों में थी। क्लियर? प्रशासनिक सुधार क्या किया इसने? नेपोलियन ने केंद्रीकरण पर बल दिया। केंद्रीय सेंट्रलाइज, यानी कि एक ही जगह से कानून पास होगा, शासन चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति भी केंद्र से की जाने लगी। नगर का मेयर भी केंद्र द्वारा अपॉइंट किया जाने लगा। तो इस तरह से नेपोलियन की जो ने क्रांति से पूर्व जो केंद्रीकरण की स्थिति को लागू कर दिया, यानी से निकला क्रांति से निकलकर वो उसी व्यवस्था में वापस लौट गया। यानी एक तरह से वो क्रांति हंता, क्रांति का हंता मतलब हत्यारा ठहरता है, क्योंकि क्रांति ने शक्ति के पृथक्करण पर बल देते हुए विकेंद्रीकरण को अपनाया था। फोकस किया था कि डिसेंट्रलाइज हो। डिसेंट्रलाइज का मतलब जैसे दिल्ली में बैठे हुए हैं जो लोग हैं, वो दिल्ली का शासन चलाएंगे, देश का शासन चलाएंगे, लेकिन कोई गांव का, कोई राज्य का शासन अलग अलग बॉडी चलाएगी। मगर अब नेपोलियन ने क्या कर दिया कि सारे अपॉइंटमेंट यहीं से होने हैं। करों की वसूली भी केंद्रीय कर्मचारी के माध्यम से की जाने लगी, यानी जो कि केंद्रीकरण को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब नेपोलियन ने कहा कि फ्रांस की जनता जो जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया था, उस स्वतंत्रता की जगह इसने समानता कह दिया कि फ्रांस की जनता स्वतंत्रता नहीं चाहती बल्कि समानता, इक्वालिटी चाहती है। इसलिए उसने समाचार पत्रों पर जो मुखर विरोधी थे उस पर अंकुश लगा दिया। यानी जगह जगह पे उसने क्रांति के नारे को आगे बढ़ाते हुए, गाना गाते हुए, जैसे दिल्ली में हुआ ना कि भाई भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके अगेंस्ट एक पार्टी फॉर्म होती है और फिर वो पार्टी ही खुद अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाती है। बिल्कुल दोनों चाहती थी। तो मैं, अगला लाइन ही वही है कि यार ये बात नेपोलियन को कैसे पता चली कि फ्रांस की जनता ये नहीं ये चाहती है, आम नहीं अमरूद चाहती है? क्या कोई जनता आके बोल रही है? नहीं ना। जो जनता के नब्ज को पकड़ने वाले जो समाचार पत्र थे उस पर तो अंकुश लगा दिया गया। यानी माइट इज राइट, मैं जो बोलूं वही सत्य है ना, अपनी सुविधा अनुसार। आर्थिक सुधार किया इन्होंने, जैसे कि आर्थिक सुधार को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास किया। सैन्य व्यय को जीते हुए क्षेत्र से पूरा करने, यानी जो भी सैनिक खर्चे थे, तो जिस भी क्षेत्र को जीता था वहीं से वो अपना रिसोर्सेस पूरा कर लेता था। तो फ्रांस की जनता युद्ध के बोझ को से बच 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 गई। जबकि ठीक इसके पहले क्या होता था, राजा युद्ध जीता, युद्ध में लड़ाई लड़ा, पुरातन व्यवस्था में जो भी खर्चा हुआ उसको जनता पर टैक्स लगा के उसको वसूल लेता था, तो जनता पर बोझ पड़ रहा था। बट अब यहाँ पे जनता पे या प्रजा पे बोझ नहीं पड़ रहा है। नेपोलियन ने एक बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जो फ्रांस का आधुनिक बैंक था। मुद्रा प्रणाली को रेगुलेट किया,
एक समान मौद्रिक नीति अपनाई, यानी वो सिक्का पूरे देश में एक ही प्रकार की नोट और सिक्के चलेंगे, है ना, इस तरह से। परिवहन व्यवस्था में सुधार करते हुए सड़क और नहरों का निर्माण किया। कृषि सुधारों के तहत बंजर भूमि और को कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट किया ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। ठीक है। सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई और सट्टेबाजी पर रोक लगाकर बचत पर बल दिया। ठीक है। तो इसी तरह से सार्वजनिक निर्माण कार्य के माध्यम से लोगों को क्या दिया, जॉब्स भी दिया। भाई काम होगा तो लोगों को नौकरी भी मिलेगी। जैसे भारत में कहा जाता है कि भाई 34 किलोमीटर प्रति एक दिन में सड़क बन रही है, डेली डेली बन रही है सड़क। ठीक है। तो क्या ये हवा में बन जा रही है? नहीं, लोगों को काम तो मिल ही रहा है। ठीक है। लोगों का बिजनेस थोड़ा ग्रो कर रहा है, लोग जीएसटी में जीएसटी दे रहे हैं। ठीक है। जो आपके प्रोविडेंट फंड है उसके अकाउंट ज्यादा खुले हैं, इसका मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट, है ना। चलिए, तो जो जो लोग कहते हैं कि भाई 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला है, वो यहां देख लीजिए 6 करोड़ लोगों को मिला है। ठीक है। नहीं, मैं यहाँ पे सरकार की तरफदारी करने नहीं बैठा हूं, मैं फैक्ट पे बात करता हूं। आप पूछिएगा कैसे, अगर मैं कहूं कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया, अगर मैं ये कहूं तो आप पूछोगे सर कैसे, यही पूछोगे ना, या आप झूठ बोल रहे हो, पहले साबित करो। तो साबित है उसका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट देखिए, तो प्रोविडेंट फंड का अकाउंट तो उसी का खुलेगा ना बॉस, आपका और मेरा नहीं खुल सकता। जब तक हम किसी कंपनी में जाएंगे, वो कंपनी मुझे हायर करेगी, फिर मेरा प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। चलिए, तो नेपोलियन ने राजकीय आय यानी राजस्व खाते में इनडायरेक्ट कर वसूली के माध्यम से, यानी एक रिसोर्स, नया रिसोर्स जो है ओपन किया और धनराशि प्राप्त करने पर बल दिया। महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का इंटरफेयर को बढ़ा दिया इसने, जबकि क्रांति पर बल जो था वो था प्रत्यक्ष करों पर, डायरेक्ट टैक्स पे था, कि वसूली और मुक्त व्यापार पे था, यानी इसके ठीक अगेंस्ट काम कर रहा है ये। तो इस बिंदु पर तो वो क्रांति का हंता यानी हत्यारा ठहरता है कि भैया क्रांति के नारा जो था, जो उसकी क्रांति के दौरान डिमांड थी क्रांतिकारियों की या आम जनता की, उस डिमांड को ही उसने पलट दिया, ठीक अपोजिट, ईस्ट को वेस्ट कर दिया ना। शिक्षा संबंधी सुधार में बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में भी इसने काम किया, शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया इसने। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर, तीनों स्तरों पर इसने शिक्षा को कंसोलिडेट किया, संगठित किया। ठीक है। और एक समान पाठ्यक्रम, ड्रेस कोड लागू किया, सैनिक शिक्षा प्रदान की। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली कि एक निष्ठावान बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण करना था। जो उसने शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया के लिए स्कूल खोले, जो फ्रांस की शिक्षा प्रणाली में आज भी हम देखने को मिलता है कि टीचर की ट्रेनिंग चलती है वहां पे। नारी शिक्षा में इसकी कोई रुचि नहीं थी, तो ये नारी शिक्षा पे काम नहीं करता। तो यानी पुरातन व्यवस्था ही लगा हुआ कि नारी को एक समानता, यहां भी समानता विरोधी दिखाई दे रहा है। यहाँ तो नारी को पढ़ने की क्या जरूरत है, काम करे, बच्चे संभाले। तो यानी फिर वो, तो कहीं पे आप पूरी तरह से क्या हम इसको, इसके कार्यों को हम अगर जस्टिफाई करेंगे, वैज्ञानिक थोड़ा सा दृष्टिकोण से देखें, तो क्या सारे काम इसके जायज कहे जा सकते हैं? जवाब है नहीं, है ना। धार्मिक क्षेत्र में भी सुधार किया जिसने, क्योंकि नेपोलियन, फ्रांस की जो जनता थी वो बहुसंख्यक जनता जो थी वो कैथोलिक थी। तो कैथोलिक जो ईसाई प्रजा का समर्थन प्राप्त करने के लिए क्रांति द्वारा जो धार्मिक संरचना पर जो किए गए घाव पर मरहम लगाने के लिए इसने क्या किया, 1801 में पोप के साथ समझौता किया, जिसे कॉनकॉर्डेट कहा जाता है। कॉनकॉर्डेट क्या है भाई? ये समझौता किसके बीच में हुआ? नेपोलियन और पोप के बीच में हुआ था। इस समझौते में, क्योंकि पोप तो भाग गया, क्रांति जब हुई तो पोप तो भाग गया भाई, रोम में बैठा था, वो तो भाग गया, निकल गया, ऑस्ट्रिया चला गया। तो कहा नहीं नहीं, चलो आप ही सर्वे सर्वा हो, आप वापस आओ, चलो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या क्या काम किया? कहा कि भाई फ्रांस
तो कैथोलिक धर्म जो है वो राजधर्म हो गया। भागे हुए जो पादरी थे वो सम्मान, देशव्यापी अधिकार प्रदान किया और गिरफ्तार पादरियों को छोड़ दिया। पादरियों की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाएगी, पोप द्वारा उसे दीक्षित किया, बैप्टिज्म किया जाएगा, अर्थात उनकी नियुक्ति को स्वीकृति पोप देगा, यानी अब पोप की का कद बढ़ गया। तो फिर वही बात आ गई कि क्रांति का हंता, यार क्रांति में ये बात तो नहीं थी, धर्म वर्चस्व में नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ फिर से वर्चस्व में दिखाई देता है, क्योंकि क्रांति ने क्या किया, चर्च व्यवस्था पे चोट करते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की थी, और यहाँ राज्य का धर्म ही कैथोलिक धर्म बता दिया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक है। विधि क्षेत्र में इसके काम क्या थे? नेपोलियन ने कहा कि मेरी जो वस्तु कभी भुलाई नहीं जा सकती, वो मेरी 40 युद्धों में थी, उसने 40 युद्धों में विजय प्राप्त की थी, इसमें नहीं है, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, जबकि मैंने जो सुधार किया, जो कानून में कोड लेके आया हूं, ये ग्रेनाइट पर रखे हुए हैं। ये सुधार ग्रेनाइट पर मतलब कि पत्थर पर लिख दिया गया, पत्थर पर लिखी हुई चीज आसानी से मिटाई नहीं जा सकती, है ना, इसलिए ग्रेनाइट कहा गया। ग्रेनाइट कठोर पत्थर है, इग्नेशियस रॉक का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। तो सुधार के तहत इसने क्या काम किया, फ्रांस में जो मौजूद थे विभिन्न प्रकार के जो कानून हैं, 50 तरह के कानून थे, उसको समाप्त कर दिया और नए कानून को कोडिफाई किया, लिखित दिया, एक बुक का शेप दी, पूरे फ्रांस में एक समान कानून प्रणाली जो है लागू की गई। पुरातन व्यवस्था में कानून में कुछ जो विसंगतियां थी, क्रांति काल के दौरान भिन्न भिन्न कानून भी मौजूद थे, इन सबको दूर किया उसने। जैसे हमारे बहुत सारे कानून जिसका यूज अब नहीं रह गया था, उसको न्याय संहिता से लाकर बदल दिया गया है। हालांकि पूरी तरह से अभी भी बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है उसमें, हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से नेपोलियन ने नागरिकों में कानून के प्रति विश्वास जगाने के लिए और स्पष्टता, क्लैरिटी लाने के लिए कानून की क्रमबद्ध व्याख्या की और उसे एक समान, उसका यूनिफिकेशन, उसको इंटीग्रेट भी किया, प्लस उसका एक्सप्लेन किया उसको, और एक समान बनाया। अगर जैसे एक समान का मतलब हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, अगर वो एक क्राइम कमिट करता है तो उसे, जैसे कि अगर माल्या ने अगर पैसे की चोरी की तो उसको भी जेल होगी, अभिषेक ने चोरी की तो उसे भी जेल होगी, मोहित ने चोरी की तो उसे भी जेल ही होगी, 3 महीने की होगी तो 3 महीने की होगी। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से कानून निर्माण को नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो नेपोलियन ने नागरिक और आपराधिक कानून में सुस्पष्ट व्याख्या की और विधि संहिता को में निजी संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी, यानी पूंजीवादी व्यवस्था को संरक्षण दिया, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि अगर मध्य वर्ग जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है। ठीक है। और अगर इस संपत्ति के कानून को अगर हम मान्यता नहीं देंगे तो जनता विद्रोह में उतर आएगी। क्लियर है? नेपोलियन ने विवाह और तलाक में नागरिकों को अधिकार दिया, धार्मिक लोगों की भूमिका यहां पे समाप्त कर दी, पारिवारिक अनुशासन पर बल दिया, और इसी क्रम में परिवार के मुखिया को यह अधिकार दिया कि वह संपत्ति किसी को भी दे दे, सक्सेशन का राइट पिता का होगा, वो बेटा को दे, बेटी को दे, जिसको देना चाहे दे सकता है। तो नेपोलियन ने इस कानून का स्रोत फ्रांस के परंपरागत कानून और रोमन कानून ही बन गए। सोर्स क्या था? वही जो पुराना चला आ रहा था, उसी ढर्रे को पे ही कायम रखा गया। ठीक है। नेपोलियन ने इस कानून को एक रूपता प्रदान करके न्याय व्यवस्था को और थोड़ा सरल कर दिया। इसलिए नेपोलियन को आधुनिक जस्टिनियन भी कहा जाता है। जस्टिनियन बेसिकली जस्टिस से ही बना है, जस्टिनियन से जस्टिस बना है शब्द। ठीक है। तो जो न्याय करने वाले जो लोग हैं उसको जस्टिनियन कहा जाता था फ्रांस में। तो नेपोलियन के ये जो कानून थे, ना सिर्फ आधुनिक फ्रांस बल्कि यूरोप के अन्य देश या भारत में भी देखें, कानून निर्माण में प्रेरणादायक बने। तो जस्टिस अगर नहीं है किसी भी कानून में, किसी भी कानून में अगर न्याय की बात नहीं है तो कानून ही नहीं है, हम उसको कानून का स्टेटस देंगे ही नहीं। अगर कानून न्याय की बात नहीं करता तो वो कानून नहीं है फिर। आइए अब बात कर लेते हैं नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के बारे में। इससे भी शॉर्ट नोट्स
चाहे वो 150 वर्ड्स में आ जाए, 225 वर्ड्स में आ जाए, या 300 वर्ड्स में आ जाए, जिसमें भी आए। तो मैक्सिमम आप 300 वर्ड्स का आप प्रिपेयर करके चलिए, 150 में आप लिख सकते हैं और 225 में आप इसको लिख पाएंगे। क्लियर है? चलिए नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था पे बात कर लेते हैं। अब इसको घर पे मतलब आप आफ्टर द क्लास आप PYQ पे जाइएगा और देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर आप उसको क्या कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है? चलिए, क्या है, क्यों क्यों लागू की गई? तो इंग्लैंड की जो आर्थिक नाकेबंदी की गई, ये महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया, इंग्लैंड को यानी ग्रेट ब्रिटेन जो है उसका एक पार्ट था इंग्लैंड। ये देखिए, इंग्लैंड को आप ऐसे समझिए, ये नॉर्थ आयरलैंड, ये साउथ आयरलैंड, ठीक है, यहाँ पे है इंग्लैंड, ठीक है। तो ये इंग्लैंड जो बेसिकली है, इसी को ही आप समझ लीजिए, इसकी आर्थिक नाकेबंदी करना है, यानी कोई भी जहाज अपना सामान इनको व्यापार डायरेक्ट नहीं करेगा। तो प्रत्यक्ष युद्ध में नेपोलियन ने इंग्लैंड को पराजित नहीं कर पाया था, तो ये तरीका अपनाया। जैसे पाकिस्तान भारत से कभी जीत नहीं पाया है, तो वो क्या कहता है, भाई भारत को हराना है तो चलो हम आतंकवाद का सहारा लेंगे, उसको आतंकवाद से कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि रेगुलर आर्मी नहीं, कोई फोर्स नहीं लड़ रही है, आमने सामने की लड़ाई नहीं है जिसमें जीत और हार हो, प्रॉक्सी वॉर है। ठीक है, अब तो उसका भी फॉर्म बदल रहा है। चलिए, यहां भी एक क्वेश्चन, अब आप लोगों को IR में एक क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। वॉर को लेकर मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है कि पानी को लेकर अब एक वॉर होगा, और वो देख लीजिए, एज अ टूल हमने वेपनाइज कर दिया है ना। 150 लोग तो कल या परसों मारे गए हैं पाकिस्तान में। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल ही रहा है एक तरह से, है ना। चलिए, सीज फायर शब्द का को इस्तेमाल नहीं किया गया। वापस आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो इंग्लैंड को डायरेक्ट ये हरा नहीं पाया, तो क्या करें, तो इसको चलो नाकाबंदी करते हैं कि कोई भी जहाज अगर अदर कंट्री से आ रहा है तो हम उसको हिट करेंगे, अगर आप कोई भी मालवाहक जहाज है तो आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से इंग्लैंड को कमजोर करने का प्रयास किया। जैसे अमेरिका सैंक्शन लगाता है ना, कि परमाणु अगर आपने वो किया तो हम सैंक्शन लगाएंगे, आप पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। 1998 में अमेरिका ने भारत पे भी प्रतिबंध लगाए थे, कुछ याद हो तो। चलिए, अब इसकी ये असफल क्यों रहा, ये महाद्वीपीय व्यवस्था सफल नहीं कही जा सकती, क्यों? क्योंकि फ्रांस की जो नौसेना थी वो एज कंपेयर टू ब्रिटिश कमजोर नौसेना थी, उत्पादन प्रणाली इनकी बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, नीतियों में भी अंतर विरोध था, व्यापारिक संबंध समझने में विफल रहा कि भैया आप व्यापार को ज्यादा देर तक दबा नहीं सकते। जैसे कि अमेरिका ने कहा भारत से कि आप ईरान से तेल नहीं लीजिएगा, अगर आपने रशिया से S-400 लिया तो आपसे कोई खरीदारी नहीं करेगा, हम सैंक्शन लगाएंगे। भारत ने कहा कर लो यार, लगा लो, देखते हैं हम भी कितने पानी में हो। कुछ फ्रांस की नीतियां भी थी जिसमें कि अंतर विरोध देखने को मिलता है, और परिणाम में हम ये लिख पाएंगे। ये फॉर्मेट है, देखिए महाद्वीपीय व्यवस्था का ये फॉर्मेट है, RTG, है ना। नेपोलियन के पतन में सहायक कारण क्या था? स्पेन का संघर्ष और मॉस्को का अभियान। तो आइए बात कर लेते हैं पहले महाद्वीपीय व्यवस्था की। ठीक है, तो सम्राट के रूप में जब टेक ओवर करता है फ्रांस की सत्ता को नेपोलियन, 1804 में गणतंत्र का ये आवरण बना के रखा, लेकिन 1804 के बाद, 1804 के बाद ये स्वयं को इसने अपने आप को वहां का किंग घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया। और इसने फ्रांस के प्राचीन बुर्बो वंश से अपना संबंध को जोड़ा, जैसे बलबन जोड़ रहा है अफरासियाब से, ठीक उसी तरह से लुई 14 को अपना चाचा बता दिया और राजतंत्र की पुनः स्थापना कर दी। नहीं, लिगेसी की बात हो रही है कि भैया हम देखो कोई साधारण कुल के नहीं है, हमको हल्के में मत लेना, हम भी अडानी और अंबानी खानदान के हैं, कुछ ऐसा कुछ। तो जनता आज भी वो शासन वाली जो बात है ना, जिसे आप अपने घर में देखिएगा, जो दादा या परदादा की बात करें अगर किसी के घर में हो, तो वो लोग कांग्रेसी निकलेंगे।
भले कांग्रेस ने अच्छा किया बुरा किया वो सब साइड की बात है, कांग्रेस को वोट देना है। पुराने लोग आज भी आपको कांग्रेस ही मिलेंगे, ठीक है। हमारे घर में भी वही हालत है। चलिए, उनको कितना भी समझाया जाए, कितना भी कुछ दिखाया जाए, एक मेंटालिटी सेट है, नहीं भैया बस हमें उनके साथ लॉयल रहना है। अब लॉयल्टी चाहिए तो कुत्ता पाल लो यार, है ना। चलिए, तो इसी तरह से नेपोलियन ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था के समान राजतंत्र की स्थापना की और क्रांति की भावनाओं को उलट दिया, ठीक अपोजिट कर दिया। इसीलिए क्रांति हंता भी है। क्रांति ने राजतंत्र की बात नहीं की थी, जनतंत्र की बात थी, जनता का शासन की बात की थी। नेपोलियन खुद को शासक बना के क्या कर रहा है, क्रांति के विचारों को की हत्या कर रहा है ना। नेपोलियन ने अपना राज्याभिषेक के समय कहा था कि फ्रांस के राज का जो राजमुकुट है वो धूल पे पड़ा हुआ था, मैंने उसे तलवार के बल पे उठाया है, इसलिए पहनने का श्रेय जो है मैं दूसरे को क्यों दूं, यानी कोई दूसरा राजा क्यों बने भाई, जब मैंने बनाया तो वही अहम वाली बात आ गई, ईगो, है ना। इसी क्रम में नेपोलियन ने स्वयं को राजमुकुट पोप से स्वयं जो राजमुकुट है पोप को अपमानित किया, खुद ही पहन लिया। जबकि अब होता क्या है, राजमुकुट जो है यानी जो मुकुट जो क्राउन पहनना है वो पोप पहनाएगा, इसने खुद ही पहन लिया। तो ये काम तो पहनाने का काम तो पोप का था, पोप ने अपमानित महसूस किया। सम्राट बनने के बाद यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का इसने अपना लक्ष्य बनाया और इसी क्रम में इसने क्या किया, अपने जो नेबर कंट्री है ऑस्ट्रिया, प्रशा, स्पेन, पोर्चुगल, इन सबको पराजित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया कि देखो सबको हरा दिया मैंने। रूस को अपनी उसने सर्वोच्चता की, मैं सुप्रीम हूं, स्वीकार करो, मेरी अधीनता स्वीकार करो। केवल इंग्लैंड ही बचा था जो उसको सुप्रीम लीडर नहीं मान रहा है, नहीं तो पूरे यूरोप को उसने रौंद दिया था। तो उसे झुकाने के लिए नेपोलियन ने अपनी एक एक नया तरीके से सोचा कि चलो इसको यार आर्थिक नाकेबंदी करते हैं, महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया। तो महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है, बेसिकली इंग्लैंड के विरुद्ध नेपोलियन द्वारा आर्थिक नाकेबंदी को ही कहा गया है महाद्वीपीय व्यवस्था, जिसमें बिना डायरेक्ट लड़ाई किए, क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई में उसको पराजित नहीं कर पाया था, तो आर्थिक प्रतिबंध लगा के यानी अन्य कंट्री से कोई लेन देन का व्यवहार ना हो। तो अब आप ऐसे समझिए, अगर मैं कहूं, इंडिया कहे सपोज, जैसे भी अमेरिका अमेरिका कहे कि भैया इंडिया को इसने कहा कि तेल नहीं खरीदना है ईरान से, ईरान 20 रुपए लीटर जो है वो तेल दे रहा है, तो भारत ने कहा कि ठीक है भैया हम नहीं लेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट जो है 20 रुपए, हम ज्यादा पैसा देंगे नहीं, हमें तेल सप्लाई कर दो। अमेरिका ने कहा यार वो तो नहीं कर पाएंगे, तो कहा फिर तुम्हारी प्रतिबंध को क्यों माने। बात समझ में आ रही है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं तो हम आपकी बात मानेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप फुलफिल नहीं करते तो आपकी बात क्यों मानेगा, क्यों देगा सिलेक्शन आपको, ठीक है। तो लेकिन इंग्लैंड के समक्ष वो अपनी शिष्टता स्थापित नहीं कर पाया था अभी तक फ्रांस, तो इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करके राजनीतिक दृष्टि से कमजोर करना चाहा। नेपोलियन का मानना था कि इंग्लैंड की समृद्धि का आधार उसका क्या है, ट्रेड है, और ट्रेड को ही समाप्त कर दिया जाए तो इंग्लैंड आर्थिक संकटों में घिर जाएगा। इंग्लैंड में चूंकि औद्योगिक क्रांति हुई है, प्रोडक्शन जम के हो रहा है, तो वस्तुओं की डिमांड हम कम कर देंगे, सप्लाई वो कितना भी करे, आपका माल अगर ना बिके तो आप क्या बार बार अपने दुकान को भरते रहोगे, कितना माल लोगे भाई, माल जितना बिकेगा उतना ही तो ज्यादा ऑर्डर करोगे ना। तो फलता कल कारखाने बंद होंगे और व्यापार सीमित होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी, आवश्यक वस्तुओं का दाम जो है वस्तुओं में कमी आएगी और प्राइस हाइक होगा। प्राइस हाइक होगा तो जन कठिनाई बढ़ेगी, जन कठिनाई बढ़ेगी तो जनता में असंतोष फैलेगा, असंतोष फैलेगा तो लोग विद्रोह करेंगे और वो जनता फिर अपने सरकार पे दबाव डालेगी कि आप नेपोलियन से समझौता करो, और नेपोलियन कहेगा फिर हमारी शर्तों पे हम बात मनवाएंगे। तो इससे फ्रांस के सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन इसकी ये सोच सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि महाद्वीपीय व्यवस्था असफल हो गई। असफलता के पीछे की वजूहात, कारण, रीजन क्या था?
तो नेपोलियन ने यूरोप के देशों को कहा कि भैया कोई भी इंग्लैंड के साथ संबंध नहीं रखेगा, ट्रेड तो नहीं करेगा कम से कम, लेकिन अन्य देशों की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति के लिए, सप्लाई के लिए कोई ठोस सॉलिड कदम जो स्टेप है वो नहीं लिया। मान लो किसी को जूता चाहिए, किसी कंट्री को ठंड के लिए, और वो जूता जो है फ्रांस में इंग्लैंड में बन रहा है, तो फ्रांस को क्या चाहिए कि अपने यहाँ पे यूनिट लगाए, जूते की फैक्ट्री लगाए, जूता बनाए और उनकी डिमांड को पूरी करे यूरोप के अन्य देशों को। यही हो सकता है ना? ये नहीं किया उसने, क्योंकि फ्रांस की उत्पादन प्रणाली इतनी कैपेबल थी ही नहीं कि वह अन्य यूरोपीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो यूरोपीय देशों की जब कठिनाई बढ़ी तो फ्रांस से वो असंतुष्ट हुए। नौसैनिक फ्रांस की नौसेना को सक्षम बनाए बगैर ही उसने क्या कर दिया, भाई कैसे आप आर्थिक नाकेबंदी कैसे करोगे? चारों तरफ ब्रिटेन जो है या इंग्लैंड जो है समुद्र से घिरा हुआ है, तो आपको हर जगह नजर रखने के लिए क्या करना होगा? अपने नौसैनिक बेड़े को मजबूत रखना होगा, वहां पे डिप्लॉय करना होगा। ये उसके पास कैपेबल, उसकी जो नेवी है वो कैपेबल ही नहीं है। जब नेवी कैपेबल नहीं है तो रोकोगे कैसे व्यापार को? ठीक है, तो कमजोर नौसेना के कारण चोरी छिपे होने वाली जो व्यापारिक गतिविधि को वो रोक पाया ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो नेपोलियन की ये नीति में अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। तो एक एक तरफ जहां पे यूरोपीय देशों को खुद कह रहा था कि इंग्लैंड से व्यापार नहीं करोगे, लेकिन खुद ही इंग्लैंड के साथ व्यापार भी चला रहा है, यानी आप तो व्यापार नहीं करेंगे लेकिन हम करेंगे। तो इंग्लैंड को खाद्यान्न निर्यात करके मुनाफा कमाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ अपनी सेना के लिए सैन्य वस्त्र, जो भी लॉजिस्टिक है वो उसने करने की कोशिश की। अब हुआ क्या? दिक्कत आ गई भाई। दिक्कत क्यों आ गई? क्योंकि जो अन्य राष्ट्र जो है यूरोपीय राष्ट्र उससे असंतुष्ट हुए कि यार आप तो व्यापार कर रहे हो, हमें व्यापार करने से रोक रहे हो। तो यूरोप के बाहर अमेरिका और एशियाई देशों से में उसका व्यापार विकसित व्यापार था। एक बड़ा इंग्लैंड के पास क्या है, एक बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था, अतः ऐसा वो कर नहीं पाया। तो इंग्लैंड के संबंधों को बगैर कमजोर किए बगैर, यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक है, कमजोर किए बगैर इंग्लैंड की मतलब इंग्लैंड की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने की बजाय बात सोचना नेपोलियन की अदूरदर्शिता थी। यानी कि बिना दूर का सोचे कि भैया हम इसको समाप्त कर देंगे, ये नहीं हो पाया। तो परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकला कि ब्रिटेन दुकानदारों का देश है, बनियों का देश है। तो वास्तविक शक्ति लंकाशायर, मैनचेस्टर के क्षेत्रों में लगी औद्योगिक इकाइयों में निहित है। आर्थिक नाकेबंदी करेंगे तो व्यवसायिक युद्ध आरंभ कर दिया इसने। इंग्लैंड के साथ, यूरोपीय देशों के साथ इंग्लैंड का जो होने वाला व्यापार है उस पर बैन लगा दिया। नेपोलियन, यूरोपीय देश क्या, नेपोलियन के विरुद्ध असंतोष बढ़ गया और महाद्वीपीय जो व्यवस्था को लागू करने के क्रम में उसको युद्ध करना पड़ गया। लोग नहीं माने। तो स्पेन में, अब स्पेन पे कब्जा था, वहां भी राष्ट्रवादी भावना जग गई। नेपोलियन के पतन की इसने प्रस्तावना लिख दी, बार बार उसको दबाने गया और मुंह की खाई। तो पतन में अगर हम बात करें तो स्पेन का नाश हो। अब स्पेन पे आते हैं, तो नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था, उसने क्या किया, बहुत सारे यूरोपीय देशों से युद्ध मोल ले लिया। उसने पहले तो 1808 में, 1808 में क्या किया, पुर्तगाल से युद्ध किया, क्योंकि उसका बहुत अच्छा, इंग्लैंड के साथ बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध था, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। पोर्चुगल की बात अगर हम करें तो समुद्र तट पर लंबा था, उसका लंबा समुद्र तट पर नियंत्रण रखने के लिए आप तभी पोर्चुगल को तभी रोक सकते थे जब वहां पे अपने जो नेवी है उसको डिप्लॉय करते, तभी वो आपकी महाद्वीपीय व्यवस्था जो है वो सफल हो सकती थी। अब इसी क्रम में पुर्तगाल के विरुद्ध फ्रांस और स्पेन
का संयुक्त अभियान हुआ। तो नेपोलियन ने स्पेन में अपनी सेना रखने का अवसर मिल गया। अब जब स्पेन में साम्राज्यवादी नियंत्रण करना चाहा कि भैया हम स्पेन को भी कब्जा कर लेते हैं, तो वहां का शासक को हटाकर अपने भाई, एक चचेरा भाई था उसका, जोसेफ, उसको शासक बना दिया। स्पेन की जनता ने सोचा यार हमारे शासक को, हमारे राजा को हटा कैसे दिया, किससे पूछ के हटाया, किसके, हमने कहा था, हमसे पूछ के किया? आपने तो ये कहा था कि भाई पुर्तगाल पे अटैक करना है तो चलो हम सेना रखते हैं, सेना रखने की जगह दीजिए। आपने तो हमें, हमारे ही राजा को रिप्लेस कर दिया। तो राष्ट्रीय भावना उग्र हो गई और उसको, स्पेन की जो जनता है उनको लगने लगा कि भाई ये नेपोलियन जो है हम पर अटैकर है, हमारे देश पे कब्जा कर लिया है। तो स्पेन की जनता ने छापा मार, गोरिल्ला वॉर छेड़ दिया और उसके भाई जोसेफ को भागना पड़ गया वहां देश छोड़कर। अब स्पेन के साथ संघर्ष के दौरान बेलेन का युद्ध होगा। इस बेलेन के युद्ध में फ्रांसीसी सेना हार गई, जोसेफ को भागना पड़ गया और स्पेन में विद्रोहियों का दमन किया इसने, फिर स्वयं ही अभियान किया, दमन किया। लेकिन जैसे ही वो ठीक औरंगजेब की तुलना की जा सकती है कि भैया एक विद्रोह दबाएंगे तो दूसरा मुंह उठाए खड़ा है, तो दूसरा फिर से रिएक्टिवेट हो गया। तो जगह जगह फ्रांसीसी सेना को पराजय का सामना करना पड़ गया, हारता चला गया। और इस समय स्पेन वासियों को ब्रिटिश सेना का सहयोग भी मिल रहा था, तो स्पेनी फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त हो गया। अब जब स्पेन मुक्त हो गया तो राष्ट्रीयता की भावना हर देश में, जहां जहां पर नेपोलियन का कब्जा था, यानी फ्रांस के अधीन थी जो जो यूरोपीय राष्ट्र थी, सब में कि भैया चलो, जब एक स्पेन जो है वो फ्रांस को हरा सकता तो हम भी हरा सकते हैं, चलो हम भी लड़ते हैं। तो युद्ध में फ्रांस के लगभग 3 लाख सैनिक मार दिए गए, अत्यधिक धनराशि खर्च हुई, ठीक है, वित्तीय बोझ बढ़ गया। दूसरी तरफ स्पेन से की विजय से प्रेरित होकर प्रशा है, ऑस्ट्रिया है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया है ना, जैसे राज्य भी फ्रांस के विरुद्ध इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। नेपोलियन यूरोपीय राष्ट्रों के संगठन इन्होंने एक संगठन बनाया, उनसे हो गया ये पराजित, मिलकर सबने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और उसकी सत्ता समाप्त हो गई। इसी संदर्भ में कहा गया कि स्पेन का जो नासूर था उसने मेरा पतन कर दिया। मॉस्को के अभियान में भी क्या हुआ, महाद्वीपीय व्यवस्था के प्रश्न पे रूस के साथ भी ये भिड़ गया कि फ्रांस, भाई आपने महाद्वीपीय व्यवस्था में फ्रांस का समुचित सहयोग नहीं दिया था, इसलिए अटैक किया नेपोलियन ने 1812 में। 6 लाख सैनिक लेकर रूस की तरफ कूद पड़ा। रूस की रणनीति थी कि खाद्यान्न, आवास और जितने भी रिसोर्सेज है वो पीछे हटते गए और अपने रसद को नष्ट करते चले गए कि फ्रांसीसी सेना को इतना लंबा थका दो, जैसे यहां पे फ्रांस की सेना आई, पीछे हट जाओ, 50 किलोमीटर पीछे हट गए और पूरा रसद खत्म, पानी के हर सोर्स पे जहर डाल दो, कोई घर, कोई खाना पीना, कोई एक दाना मत छोड़ो, तो सप्लाई चेन पीछे से तो नहीं होगी। बात को समझना। तो ये बीच, और रशिया क्या है, रशिया इतना बड़ा एरिया है भाई। अब फ्रांस घुस रहा है, घुसते 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 सेंटर तक पहुंच गया, मालूम चला पूरी सेना ठंड में खत्म। सर्दी की मौसम, अब सर्दी के मौसम आने पर वो वेट करने लगे कि सर्दी का मौसम आए, तो दिसंबर के महीने में, ठंड के महीने में रूस में विजयी जनरल कहा जाता है। विजय जनरल क्यों? क्योंकि पीछे हटते हुए जो सैनिक थे नेपोलियन के लिए, ये मॉस्को तक पहुंच गया और रूसी शासक जार ने शांति का प्रस्ताव का प्रतीक्षा करता रहा कि अब आएगा शांति का प्रस्ताव, अब आएगा, अब आएगा। पर ये तो टेक्निक थी ना। तो इसी दौरान जो सप्लाई चेन थी वो टूटी हुई थी, तो खाद्य सामग्री का संकट पैदा हुआ। कठोर जलवायु, ठंडी एकदम दबा के ठंड पड़ रही है रशिया पे, -50 डिग्री, लोग मरने लगे, महामारी फैलने लगी और फ्रांसीसी सैनिकों का मनोबल टूट गया। नेपोलियन को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब हार के आइएगा तो प्रतिष्ठा पे तो लगेगा ही, शक्ति और प्रतिष्ठा पर एक आघात पहुंचा और रूसी अभियान उसकी विफलता कही जाएगी, है ना। हार के आया है तो जो यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर कि भैया रशिया को हरा दिया, रशिया ने फ्रांस को हरा दिया, छोटे छोटे राज्यों को हरा दिया, तो ये कुछ है ही नहीं हमारे सामने,
तो अब छोटे छोटे जो राज्य थे, ऑस्ट्रिया, प्रसा, इंग्लैंड, रूस, स्वीडन, सब ने मिलकर एक संगठन बनाया और 1813 में लिपजिंग के युद्ध में निपटा दिया फ्रांस, नेपोलियन को पकड़ के ले गए और वाटरलू के युद्ध में अंतिम लड़ाई लड़ी गई, जिसमें पराजित कर दिया गया और उसको फ्रांस से निर्वासित करके सेंट हेलेना भेज दिया गया, जहां पे उसकी धीरे धीरे करके, कहा जाता है कि धीरे धीरे उसको स्लो पॉइजन दिया गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। ये बात समझ में आई? तो राजनीतिक भूल क्या थी इसकी? बेसिकली रणनीतिक भूल, राजनीतिक नहीं, रणनीतिक भूल, क्योंकि रणनीति ही वैसी बनाई थी कि तार्किक कुछ लॉजिकल था ही नहीं। रूस और इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, लेकिन सप्लाई चेन उसके पास नहीं है, नेवी नहीं है उसके पास, कठोर जलवायु को, एक भाई आप अंदर तक घुसते चले जा रहे हैं तो आपके पास रसद भी होना चाहिए, वो नहीं है। जब संगठन बनाया जा रहा है शत्रु, उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को ये मौका दे दिया कि वो सब आपस में मिलकर एक संगठन बना ले, और उन्हीं सम्मिलित सेनाओं से पराजित भी हो रहा है। तो एक रणनीतिक भूल इसकी पतन का कारण बनती है। और आगे चलकर इसका हिटलर का भी सेम यही हाल हुआ, हिटलर का भी यही हाल जिससे नेपोलियन का हुआ था। बट नेपोलियन फ्रांस का था, हिटलर जर्मनी का था। हिटलर ने भी इंग्लैंड और फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष करते हुए रूस पे हमला किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की गुट में शामिल हुआ रूस, और हिटलर को इसकी सम्मिलित सेनाओं का मुकाबला करना पड़ा, जहां पे वो हार गए हिटलर। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। नौसेनी कमजोरी तो थी ही इसके पास, क्योंकि जितना कैपेबल इंग्लैंड था उतना फ्रांस नहीं था, और बिना एक सक्षम नेवी के इंग्लैंड पर काबू करना लगभग नामुमकिन था, जो कि हुआ भी। युद्ध दर्शन की बात करें तो इसने कहा कि भैया हम तो लुई 14 के घराने से हैं, ठीक है, तो हम जनजात राजा हैं। तो राजघर, राजा का मतलब होता तलवार, तलवार का मतलब होता युद्ध। तो युद्धों में हार जीत से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मैं युद्ध भूमि में जन्मा हूं, और अगर मैं युद्ध में हार जाऊं तो फ्रांस की जनता उसे भुला देगी, ये कहता था वो, और हार गई। तो युद्ध करना, युद्ध में लगातार युद्ध करते रहना, इसकी एक बाध्यता भी थी। अगर युद्ध नहीं करूंगा तो जनता 2 साल बाद मुझे भुला देगी। और युद्ध करने के चक्कर में, युद्ध जो फिलॉसफी था, आपने यानी नेपोलियन ने अंदर की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो लोग जब जो अन्य राष्ट्र जो है, जो संगठित होकर नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध करने लगे, तो नेपोलियन हार गया, ठीक है। तो यही नेपोलियन की नीतियों का अंतर्विरोध क्या था? अंतर्विरोध यही था। हम अंतर्विरोध को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, काफी बड़ा है, ठीक है। एक अलग इसको टॉपिक वाइज हम देखेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग, डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। ठीक है, कोई डाउट है? ओके सर लिख रहे हैं भैया, डाउट है कि नहीं? यस सर या नो सर बता दो मुझे। ओके 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 गाइस, बाय फॉर नाउ।